व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी के मुस्लिम विरोधी होने का पूरा सच। इज मोदी एंटी मुस्लिम? तो भैया आज का फन तंत्र का एपिसोड है। वीडियो हमेशा ही जानदार, शानदार और थोड़ा एक सटायर के साथ भी होती है, तो करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी राजनीति करके चुनाव जीतते हैं? क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं? ये कुछ ऐसे इल्जाम हैं जो पिछले 20 सालों से देश की ऑपोजिशन पार्टियां नरेंद्र मोदी पर लगाती रहती हैं। पर हमने मोदी पर लगे इन इल्जामों का जब फैक्ट चेक किया तो हम सन्न रह गए। हमने पाया कि मोदी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए जितना काम किया है उतना आजाद हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये कोई कोरी लफ्फाजी नहीं है। हमने एक एक सरकारी स्कीम के आंकड़े निकाले हैं, उसका फायदा उठाने वालों की लिस्ट देखी है, और हम ये देखकर हैरान रह गए हैं कि मोदी सरकार के टाइम चलाई गई वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर ट्रिपल तलाक खत्म करने तक मोदी सरकार के जिन फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताया गया, उनका सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ। और जिस गुजरात को मुसलमानों के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है, जिस गुजरात में 25 सालों से बीजेपी की सरकार है, उस गुजरात में एक आम मुस्लिम की स्थिति हर आंकड़े में देश के बाकी मुसलमानों से बेहतर है। अनाज सबको एक सा मिल रहा है, लाइट सबको एक सा मिल रहा है, और जो योजनाएं उनका लाभ मिल रहा है ऐसा मिल रहा है जैसे सूरज की रोशनी में हम सब खड़े हैं। सीधा। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो खुद नरेंद्र मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का ठप्पा कैसे लग गया? तो चलिए आज उसी ठप्पे पर बात करते हैं। क्या ये ठप्पा विपक्ष की साजिश है, या खुद बीजेपी भी यही चाहती है कि उसे ऐसे ही देखा जाए ताकि चुनाव में इसका फायदा हो सके? फिर भले मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम उसी ने क्यों न किया हो। तो आइए इसी मामले पर आज खुलकर बात करते हैं और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज और भी लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, अगले 10 मिनट तक जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला करने वाले हैं? मगर इससे पहले कि हम इस मामले के एक एक पहलू पर अपना ओपिनियन दें, दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन का प्रचार अपने लास्ट कुछ फेज में है। नरेंद्र मोदी ने पिछले एक हफ्ते अपने कई इंटरव्यूज में ये बात दोहराई है कि भैया मैं हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करता। अगर ऐसा करना होगा तो मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं तो बस उन लोगों की पोल खोलता हूं जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके ऐसी बातें करते हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर। बहुत सही बोला। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के इन बयानों से तसल्ली नहीं मिलती। वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ना, मोदी जी तो एंटी मुस्लिम है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक बार तसल्ली से इस इल्जाम का फैक्ट चेक कर लिया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार अगर एंटी मुस्लिम है तो सबसे पहले ये उनकी पॉलिसीज में झलकेगा, है कि नहीं? अगर मोदी या बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों को भी देश की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा हो। लेकिन अगर आप इन स्कीम्स पर नजर डालें तो जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरकार की वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 5% थी, वो अब बढ़कर 10% हो गई है। देश में मुसलमानों की आबादी 14% थी, मगर पीएम आवास योजना में घर पाने वालों में 31% मुस्लिम है। किसान सम्मान निधि में जिन लोगों को पैसा मिला उनमें 33% मुस्लिम है। मुद्रा योजना में जिन लोगों को पैसा दिया गया उसमें भी 36% मुस्लिम है। ये मोदी सरकार ही थी जिसने सऊदी सरकार से रिक्वेस्ट करके हज का कोटा बढ़वाया और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने उड़ान योजना चलाई, जिसमें मुस्लिम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग करवाई जाती है और तैयारी करने वाले बच्चों को 1500 से 3000 रुपए दिए जाते हैं। मोदी सरकार में इस तरह की स्कॉलरशिप के जरिए मुस्लिम छात्रों को 2000 करोड़ के आसपास दिए गए। इसके अलावा मोदी सरकार की शादी शगुन योजना में ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार की उस्ताद योजना में मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह मुस्लिम नौजवानों के लिए एक सीखो और कमाओ योजना है। सरकार की ईदी योजना में 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब इसे आप 2014 के पहले के हालात से अगर कंपेयर करें तो 2014 तक देश में सिर्फ 20,000 स्किल ट्रेन थे, जो 2019 में नंबर 20,000 से बढ़कर 20 लाख हो गया। 2014 तक मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्रॉप रेट 70% था, आज ये कम होकर 30% पर आ गया। 2014 तक 3 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी, इन सालों में ये बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। और तो और वक्फ बोर्ड की 6 लाख से ज्यादा संपत्तियों के कागजातों का डिजिटाइजेशन भी मोदी सरकार के टाइम ही हुआ है।
और जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी सरकार का मकसद एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना है तो उसके तो वो पास तो ये हजार ध्यान तरीके होते हैं कि रखेगी, कैसे हाँ। वो पंचायत लेवल से ही अपनी मशीनरी के जरिए इन लोगों को योजनाओं का फायदा न उठाने दे, उसमें अड़ंगे अड़ाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, जो लोग मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं, क्या उन्होंने आज तक एक भी सबूत दिया कि मोदी सरकार जानबूझकर हवाई मुसलमानों बातें, को हवाई सरकारी बातें, स्कीमों का बस। फायदा हवाई उठाने से बातें। रोक रही है? जैसा हमने अपने आंकड़े में बताया, तरीका मार के बस। हकीकत में इन यूनिवर्सिटी वेलफेयर वाला। स्कीम्स का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही मिला है। ग्राउंड वर्क होना चाहिए ना। अब एक और आंकड़ा सुनिए। कुछ लोग 2002 का उदाहरण देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का मुसलमान तो बड़े मुश्किल हालात में है और वो तो वहां नरक भोग रहा है। लेकिन यहाँ भी मुसलमानों से जुड़े जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम हिंदुओं से ज्यादा है। वहां सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर उतने ही मुसलमान हैं जितना उनका आबादी में शेयर। गुजरात के मुसलमानों की साक्षरता दर भारत के मुसलमानों की राष्ट्रीय साक्षरता दर से 6% ज्यादा है, और ये बात खुद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। अब इसका कंपैरिजन अगर आप उस बंगाल से करें जहां कभी बीजेपी की सरकार थी ही नहीं, जहां पिछले 50 सालों से टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने रूल किया है, तो उसे भी देख लीजिए। बंगाल में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बंगाल की सभी कम्युनिटीज में सबसे खराब है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से वहाँ उन्हें बंगाल में सिर्फ सिर्फ 13% वोट बैंक की मुस्लिम तरह के यूज पास किया जा रहा सैलरीड है। पेड जॉब्स है, जबकि भारत में यही आंकड़ा 22% का है। बंगाल में 35% मुस्लिम लेबर कैजुअल वर्कफोर्स के तौर पर काम करती है, जबकि भारत का यह आंकड़ा इससे काफी कम 24% का है। और तो और बंगाल का जो मुसलमान है वो बाकी भारत के मुसलमानों से 25 से 30% कम कमाता है। अब ये वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जिन नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बताया जाता है, उनकी सरकार में मुसलमानों को क्या मिला। जिस गुजरात को मुसलमानों के लिए सबसे खराब जगह बताया जाता है, वहां उनकी क्या स्थिति है, और वो राज्य जहां सालों से बीजेपी सरकार में ही नहीं रही, वहां उनके क्या हालात हैं। समझ गए ना? अभी तक हमने आपको बीजेपी या मोदी सरकार के उन फैसलों के बारे में बताया जिससे सीधे तौर पर मुसलमानों को फायदा हुआ। अब आपको मोदी सरकार के उन कदमों के बारे में बताते हैं जो अगेन उठाए तो मुसलमानों के फायदे के लिए गए, मगर खुद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो फैसले उनकी ताकत कमजोर कर रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। मोदी सरकार ने जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया तो मुसलमानों के एक सेक्शन ने इसका खूब विरोध किया। अंध विरोध का आलम यह था कि जिन मुस्लिम महिलाओं के फायदे के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, कई शहरों में तो उन्हीं मुस्लिम महिलाओं को आगे करके इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का विरोध किया गया। दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, ज्यादातर में सालों पहले ये खत्म हो चुका है। जब मोदी सरकार को लगा कि इससे बड़े पैमाने पर भारतीय मुस्लिम बहनों का शोषण हो रहा है तो इसे खत्म किया जाए, तो इसमें गलत क्या था। लेकिन इस फैसले को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी पहचान छीन रही है। उसी तरह कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो कश्मीरी नेताओं ने मोदी पर इल्जाम लगाया कि मोदी कश्मीर को गाजा बनाना चाहते हैं। मगर आज ये सारी दुनिया के सामने है कि जैसे ही कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, अलगाववादियों को ठिकाने लगाया गया, उनकी फंडिंग को बंद किया गया, तो कश्मीर में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। आप चाहें तो खुद कश्मीर में जाकर हालात देख सकते हैं, वो नहीं कर सकते तो YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपको 20 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कश्मीरी मुसलमान आर्टिकल 370 के बाद पैदा हुए हालात के लिए मोदी की तारीफ कर रहा है। 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। इसी तरह जब मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है जिसका सीधा फायदा मुस्लिम महिलाओं को ही होगा, तो उसे भी मुसलमानों के खिलाफ बताकर एक सेक्शन उसका विरोध कर रहा है। अब होता यह है ना कि किसी भी धर्म का कट्टरपंथी ये नहीं चाहता कि उसकी ताकत कमजोर हो। अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों की पकड़ कमजोर होगी। आम मुसलमान देश के कानून के तहत न्याय ले सकेगा, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब जो पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, वो ये जानने के बावजूद कि यूसीसी सही है, वो इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हो जाती है। वो भी ये चिल्लाने लगती है कि यूसीसी तो मुसलमानों के खिलाफ है। इससे ऐसा माहौल बनता है कि मोदी सरकार शायद कोई एंटी मुस्लिम कानून ला रही है। इसी तरह अगर भारत सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे माइनॉरिटीज के लिए सीएए लाती है तो उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि उसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून तो इन 3 मुस्लिम देशों में ज्यादतियां सह रही माइनॉरिटीज के लिए, मतलब कोई दवा देकर अगर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है और आप उल्टा यही कहें कि ना 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 तुम तो दवा में जहर देकर मुझे मारना चाहते हो, तो फिर तो भैया अल्लाह ही मालिक है। और आज हो भी यही रहा है। बताइए, मोदी को एंटी मुस्लिम बताते हुए उनकी एक आलोचना ये भी होती है कि भैया वो तो मुस्लिम टोपी नहीं पहनते, या वो अपने घर पर इफ्तार पार्टी नहीं देते। मोदी मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते, इसका तो सबसे बेहतरीन जवाब खुद मोदी जी ने दिया था। सुनिए, मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है।
मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आइडल इस प्रकार की टोपी पहन करके फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं है। मैंने पंडित नेहरू को भी कभी इस प्रकार की टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि मोदी ही थे जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद टाइम्स मैगजीन के फरीद ज़कारिया को यह साफ कहा था कि भारतीय मुसलमान कभी अलकायदा या इन जैसे संगठनों का मोहरा नहीं बन सकता। उस वक्त उनके इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। ये मोदी ही हैं जिनके गुजरात के बोहरा मुसलमानों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बोहरा मुस्लिम महिलाएं तो मोदी को राखी तक बांधती। ये मोदी ही हैं जो चुनावी रैली में अगर अजान की आवाज सुन लें तो अपना भाषण बीच में ही रोक देते हैं। हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए उसके बाद बात करेंगे। कोविड के टाइम जब चीन में हजारों भारतीय छात्र फंसे थे तो भारत सरकार ने ये फर्क नहीं किया कि इन छात्रों का धर्म क्या है। भले ही कोविड में चीन में फंसे छात्रों का मामला हो या रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों का, भारत सरकार ने अपने यहाँ के छात्र तो बचाए बल्कि कई दफे पाकिस्तानी छात्रों को भी वहां से बचा कर लाया गया। ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखता नहीं है, दुनिया को दिखता है। तभी तो सऊदी अरब ने अपना सबसे बड़ा सम्मान मोदी को दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 7 मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। सबसे पहले 2016 में सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान दिया। 2016 में ही अफगानिस्तान ने भी उन्हें एक सम्मान दिया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन अवार्ड दिया। इसी तरह 2019 में संयुक्त अरब अमीरात, 2019 में मालदीव, 2019 में ही बहरीन जैसे मुस्लिम देश मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान दे चुके हैं। इन्हीं मोदी सरकार के टाइम भारत का मुस्लिम देशों के साथ ट्रेड सबसे ज्यादा हो गया है। मोदी अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद भी गए और उन्हीं की सरकार में ही अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी गई और बाद में वो बनकर तैयार भी हो गया। और अपने प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार अरब देशों की यात्रा करने वाले पीएम भी बन गए। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हम जिस ट्रेड की, जिन सम्मानों की बात कर रहे हैं, ये सब मुस्लिम देशों के साथ हुआ है। हेलो, आपको लगता है जो मुस्लिम देश मुसलमानों के मुद्दे पर इतने सेंसिटिव रहते हैं, अगर उन्हें यह लगता कि मोदी एंटी मुस्लिम हैं या उनकी सरकार में भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो क्या ये सब सम्मान, ये सब डील हो पाती? बताइए, क्या वहां के शेख अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन दे देते? आप ही बताइए कमेंट करके। और ये बात अगर आपको लॉजिकल लगे, सही लगे, तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहिए, मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई अगर असल हालात ऐसे हैं तो हमेशा ये माहौल क्यों बना रहता है कि बीजेपी और मोदी एंटी मुस्लिम है और बाकी पार्टियां भी यही बोलती हैं? तो भाई इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और, वही स्थिति पॉलिटिक्स में भी होती है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि अगर वो मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराएंगी तो वो सारे वोटर्स भागकर उन्हीं के पास आएगा। और ये भी सच है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये नैरेटिव पसंद आता है कि इलेक्शन के टाइम उसे एंटी मुस्लिम बताया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। तभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर मौकों पर बीजेपी के नेता खुद ये बात नहीं बताते कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आप किसी इंसान को इस बात से जज मत कीजिए कि वो कहता क्या है, आप ये देखिए कि वो करता क्या है। मोदी सरकार ने इन बीते सालों मुस्लिमों के लिए क्या क्या किया, उस पर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, ये हम आपको बड़ी डिटेल में बता चुके हैं, समझा चुके हैं। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग मोदी को शक की नजर से देखता है। वो बीजेपी के बारे में भी अपनी राय सरकार के कामों से नहीं बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से बनाता है। अगर इन वोटर्स को अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है तो बीजेपी को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर उसने वाकई 10 सालों में इतना काम किया है और ये काम जनता तक पहुंचा है तो उसे भी दबी जबान में ऐसी बातें बोलने की जरूरत नहीं है जिससे एक वर्ग में डर पैदा हो। ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करके जाएं और साथ में नकल की पर्ची भी ले जाएं। अगर तैयारी पूरी है, सब कुछ आपको आता है, तो ऐसी चालाकियों से बीजेपी को भी बचना चाहिए। बाकी जो है वो सबके सामने ही है। आपकी इस मामले में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सही वीडियो। ये ऐसी वीडियोस होती है जिनको मैं सोचता हूँ यार ये वीडियोस व्यूज क्यों नहीं ले रही हैं इतनी ज्यादा, क्यों लोग शेयर नहीं करते। वीडियोस पहुंचाया करो यार ताकि लोगों को पता लगे। और ये चीज मैं बहुत पहले से बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर देते हो कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है या इस तरीके, नहीं, वो चीज नहीं। आप ग्राउंड वर्क पे देखो। कभी मोदी जी के भाषण में आप ये देखोगे, वो हमेशा जब भी देश की बात करते हैं, कोई बात होगी पिछले 10 साल में भी आप देखोगे, वो हमेशा से उनका माइंडसेट इंडिया को तरक्की कराने वाले में, उनका उस तरीके से कुछ नहीं हुआ है। और कई लोगों को किस तरीके से नैरेटिव पेश किया गया कि सरकार ने राम मंदिर बना दिया, उसमें पैसे लगा दिए, स्कूल कॉलेज खोल देती, वो भी लोगों के श्रद्धालुओं के डोनेशन से बना था। तो कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ना ये ठान रखी है कि
कुछ भी हो जाए ना उसको ऐसे पेश कर देना। और ये चीज आप बताई ना चाहे जो सीए ले लो, दिखाए भी। हाँ चाहे आप सीए ले लो, ऐसे दिखा दे कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों के लिए खतरा। अरे भैया आपका दूर दूर तक उससे कोई लॉजिक नहीं है। वो जो माइनॉरिटीज क्या होती है, वो होती है जो बहुत एक छोटा वर्ग में जिनकी वो पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो तो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश बोलते हैं अपने आप को। वहां पर जो हिंदूज है, जो माइनॉरिटी है बहुत कम तादाद में वहां पर, उनके साथ वहां पर सही नहीं हो रहा और वो यहाँ आना चाहते हैं इंडिया में, तो ये आए हुए हैं, तो उनके लिए सीए थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। और आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैसे आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन फिर अपने हिसाब से भी चेंज भी कर देते हो, तो उसमें यूसीसी आने में फिर ऐसा बना देंगे कि भैया तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक के ऊपर मुझे ये समझ लोगों तक ना चीजें ठीक से जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं ना वो ठीक से पहुंचने नहीं देते, वो मैनिपुलेट कर देते मैनिपुलेट। क्योंकि अगर ये चीज उसमें मैंने बोली थी, एक मुस्लिम ने ही बोला था कि अगर देश का एक एक मुस्लिम पढ़ाई लिखाई बन करके समझदार बन जाएगा तो वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। ये उसने बोला, और चीज मुस्लिम बंदे ने बोला आप था। दोगलापन देखा करो, कांग्रेस पार्टी है, उनका सुना था मैंने कि उनके मैनिफेस्टो में कृषि जो वो आनंद सर की वीडियो थी ना आज उनके पॉडकास्ट में, कि जो 3 जो फार्मर्स लॉ जो वापस लिए थे मोदी जी ने, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही थे। और दोगलापन इतना तगड़ा है कि सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने पॉलिटिक्स आप ही बोला कि नहीं, कांग्रेस ने तो करा। देख जैसे केजरीवाल का लीकर स्कैम सबसे पहले उन्होंने वो करा था, पर्दाफाश किया, और वो बीजेपी ने आके उसको वो मतलब करा, आगे सॉर्ट करा, तो फिर वो डेमोक्रेसी ब्लैक डे ये सब शुरू हो गया। ये समझा नहीं पाई, आप कंफ्यूज हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो लीकर स्कैम जो था आम आदमी पार्टी का, उसके ऊपर सबसे पहले आवाज उठाई थी कांग्रेस ने कि घोटाला हुआ है। और जब ये गठबंधन हो गया तो उसके ऊपर फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई। तब ब्लैक डे अरेस्ट तुम कराना चाहते थे, स्कैम को तुम एक्सपोज कर रहे थे, तो अब सरकार ने और उसके ऊपर काम हो ईडी का। अगर कोई दूसरा बंदा गलत काम को गलत कह रहा है ना, लेकिन उसकी वो मुझे नहीं मिली तो वो काम सही नहीं, अब उनका फायदा ये हो गया, आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी बनी है ना। यार भैया आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, तो ये पॉलिटिक्स है, समझा करो दोस्तों। और हमें कैसे गुमराह किया जाता है, जो फार्म लॉज आप लाना चाहते थे दूसरी पार्टी ला रही है और दिख गया कि लोग उसके अगेंस्ट हैं, तो आप लोगों के साथ मिलकर उस पार्टी के अगेंस्ट हो गए, जबकि आप भी वही चाहते थे। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। और जबकि इन रियलिटी वो एक आम किसान के लिए बहुत बेनिफिट थे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।